हेलो स्टूडेंट्स, टीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की सोशियोलॉजी की कक्षा में आप लोगों को मैंने अपने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि यहाँ हम जो सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कक्षाएं चला रहे हैं समाजशास्त्र की, तो ये जो समाजशास्त्र की कक्षाएं हैं, ये समाजशास्त्र की कक्षा केवल एमए सोशलॉजी जिस जो स्टूडेंट्स ने कर रखा है उनके लिए नहीं है, बल्कि जो स्टूडेंट्स एमएसडब्ल्यू वाले हैं उनके लिए भी है। क्यों है? क्योंकि इस बार एमए सोशलॉजी और एमएसडब्ल्यू दोनों का सेट में एक ही पेपर होगा, और वो पेपर किसका होगा? वो होगा समाजशास्त्र का। क्योंकि जब असिस्टेंट प्रोफेसर का आप एग्ज़ाम देंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, जैसा कि इस बार हुआ था, जो बच्चे एमएसडब्ल्यू वाले थे और जिन बच्चों ने सोशियोलॉजी से सेट क्वालिफाई कर रखा था, दोनों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में समाजशास्त्र का ही पेपर हुआ था। सो दैट इस बार आयोग ने पहले से ही व्यवस्था कर दी, तो सेट में एमएसडब्ल्यू और एमए सोशियोलॉजी दोनों को एक ही पेपर देना है, और वो पेपर देना है किसका? सोशियोलॉजी का। तो ये जो लेक्चर सीरीज हमारी आज से, मतलब लास्ट लेक्चर से ही स्टार्ट हो चुकी थी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, और जो यूनिट नंबर 1 थी, यूनिट नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 में शास्त्रीय विचारक, यानी कि जो शास्त्रीय विचारधारा है, शास्त्रीय विचारधारा में ये 3 विचारक कौन कौन से? दुर्खीम, वेबर, मार्क्स। इसमें आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि ये एक इमेज के फॉर्मेट में है, लेकिन यहाँ पर शास्त्रीय विचारधारा में 3 विचारक हैं। हालांकि इसमें विचारक आपको बहुत सारे पढ़ना है, लेकिन शास्त्रीय विचारधारा से हम जो शुरुआत कर रहे हैं उसमें सबसे पहले कौन है? दुर्खीम है। दुर्खीम के बाद दूसरे कौन से हैं? मैक्स वेबर हैं। और तीसरे कौन से हैं? कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, हमको 1 बाय 1 ये पढ़ना है। तो आज से जो हम शुरू कर रहे हैं विचारक, वो विचारक शुरू कर रहे हैं कौन सा? दुर्खीम। ठीक है, और आपका ये जो सिलेबस है एमपी सेट का और यूपी का, इसमें ऑगस्ट कामटे नहीं दिया हुआ है एमपी सेट के सिलेबस में। हालांकि ऑगस्ट कामटे के बारे में आपसे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जाएगा। ऑगस्ट कामटे के साथ ही दुर्खीम जुड़े हुए हैं। चलिए, दुर्खीम के बारे में कुछ फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है, वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। वो आपके काफ़ी काम की है, आप उसको याद कर सकते हैं। दुर्खीम का जो जन्म है 1858 से लेकर के और 1917 तक इनका जीवन काल रहा है। 1858 और उसके ठीक एक साल पहले 1857 में ऑगस्ट काम्टे की डेथ हुई थी, और उसके बाद दुर्खीम का एंट्रेंस होता है, और दुर्खीम ने समाजशास्त्र को लेकर के अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। और इसलिए जो दुर्खीम है, दुर्खीम को फ्रांस में क्या बोला जाता है? फ्रांस में बोला जाता है इनको काम्टे का उत्तराधिकारी। काम्टे का उत्तराधिकारी किसको? तुर्खीम को। तो एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाता है कि काम्टे का उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है, क्योंकि काम्टे ने समाजशास्त्र विषय की स्थापना की थी, और उसके बारे में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बोली, और उसके बाद उनका स्वर्गवास हुआ। और स्वर्ग जो काम्टे ने जो काम प्रारंभ किया था समाजशास्त्र का, दुर्खीम ने उसको वेल स्टेब्लिश्ड किया। तो 1858 से लेकर के 1917 तक। इसके बाद बोर्डियक्स विश्वविद्यालय फ्रांस का, या बोर्दो विश्वविद्यालय बोल दीजिए आप, एक ही बात है। यहाँ दुर्खीम में क्या किया? 1896 में क्या किया गया? सामाजिक विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर ये स्थापित किए गए, यानी इनको प्रोफेसर का पद दिया गया। कहाँ पर? बोर्डियक्स या बोर्दो विश्वविद्यालय में 1896 में। ये भी आपसे पूछने में आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कौन सा पद है? सामाजिक विज्ञान। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि किस विभाग का प्रोफेसर बनाया गया था 1896 में। तो समाजशास्त्र विभाग का नहीं बनाया गया था, किसका बनाया गया था? सामाजिक विज्ञान विभाग का इनको प्रोफेसर बनाया गया था। फिर 1893 में पेरिस यूनिवर्सिटी, और पेरिस यूनिवर्सिटी से इन्हें क्या मिला? इन्होंने
पीएचडी करी और ये समाजशास्त्र की पहली पीएचडी जानी जाती है। और पीएचडी का सब्जेक्ट क्या है? समाज में श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये दुर्खीम का एक कंसेप्ट है, एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है दुर्खीम की, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से एक आपको प्रश्न बनता है एमसीक्यू में, और वो ये है कि समाजशास्त्र की प्रथम पीएचडी किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्र की प्रथम पीएचडी कौन है? दुर्खीम ने करी थी। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कब की थी, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दुर्खीम ने जो डॉक्टरेट की उपाधि ली थी, वो उस डॉक्टरेट का उनका सब्जेक्ट क्या था, विषय क्या था? तो उनका क्या विषय था? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, यानी समाज में श्रम विभाजन। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है दुर्खीम को लेकर के। इसके अलावा 1902 में पेरिस यूनिवर्सिटी में ही क्या किया गया? इनको शिक्षा शास्त्र में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। कौन सा? शिक्षा शास्त्र। इसके अलावा थोड़ी समय बाद क्या हुआ? 1913 में जो शिक्षा शास्त्र विभाग था उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, और उस विभाग का क्या नाम रखा गया? शिक्षा शास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग। ये दुर्खीम के प्रयासों से ही हुआ था, और पहली बार पूरे विश्व में समाजशास्त्र विभाग की अलग से स्थापना की गई। यानी ये पहला अवसर था जब यूनिवर्सिटी लेवल पर समाजशास्त्र पढ़ाया जाने लगा सेपरेट रूप में। इसके पहले वो सामाजिक विज्ञानों के साथ जुड़ा हुआ था। तो यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछने में आ सकता है दुर्खीम से कि समाजशास्त्र विभाग की विश्व में सर्वप्रथम स्थापना सेपरेट रूप में कब हुई, कहाँ हुई? तो ध्यान रखिएगा, पेरिस यूनिवर्सिटी में 1913 में समाजशास्त्र विभाग को अलग कर दिया गया और दुर्खीम को उसका प्रोफेसर बनाया गया। यानी दुर्खीम समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर जाने जाते हैं। ये एक और प्रश्न है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछने में आते हैं प्रश्न कि समाजशास्त्र का प्रथम प्राध्यापक या समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर कौन है? तो वो कौन है? दुर्खीम है। समाजशास्त्र की प्रथम पीएचडी कौन है? तो वो कौन है? दुर्खीम है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पहले एकेडमिक समाजशास्त्री, प्रथम विश्व के प्रथम एकेडमिक समाजशास्त्री कौन है? तो विश्व के प्रथम एकेडमिक से मतलब क्या है? अध्यापन के लेवल पर समाजशास्त्र को प्रारंभ करना। तो पहले एकेडमिक समाजशास्त्री कौन जाने जाते हैं? ये दुर्खीम ही जाने जाते हैं। तो ये इतने सारे फैक्ट दुर्खीम के बारे में। ठीक, अब बात की जाए कि दुर्खीम से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जान लें और अच्छे से समझ लें उसको, ताकि जब कभी भी एमसीक्यू आता है और उसमें कुछ आपसे पूछा जाता है और 4 समाजशास्त्रियों के नाम दे दिए जाते हैं, तो उसमें से दुर्खीम को आप चुन लें कि भाई ये कार्य इन्होंने ही किया है। चलिए, तो सबसे पहली बात क्या है? समाजशास्त्र को क्या किया इन्होंने? पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा काम था किसका? दुर्खीम का। इनकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो रही है दुर्खीम की, वो यही रही है कि इन्होंने समाजशास्त्र को पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। एक्चुअली जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगस्त काम्टे, ठीक है, अगस्त काम्टे को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं समाजशास्त्र का जनक बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने समाजशास्त्र विषय की स्थापना की थी, या बोला जाए कि समाजशास्त्र विषय को जन्म दिया था। और समाजशास्त्र के बारे में उन्होंने बोला था कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ठीक है। अब समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, या बोला जाए कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति समाज का अध्ययन करता है, और काम्टे ने बोला था कि ये बिल्कुल प्राकृतिक विज्ञान के समकक्ष है। लेकिन समाजशास्त्र को काम्टे अलग विषय के रूप में स्थापित नहीं कर पाए थे, और उस समय यदि हम बात करें, कई सारे और विषय थे, जैसे राजनीति शास्त्र भी था उस समय, ठीक है ना। राजनीति शास्त्र के अलावा आपका जो दर्शन शास्त्र था, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय था। इसके अलावा मनोविज्ञान, ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय था। साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी
किसका अध्ययन करता था? साइकोलॉजी उस समय, या आज भी हम भी बात करें तो व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करता है या व्यक्ति का अध्ययन करता है। जब समाजशास्त्र को लेकर के काम्टे ने बोला कि ये समाज का अध्ययन करेगा, तो उस समय कई कई लोगों ने बोला कि भाई ये जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, ये भी व्यक्तियों का ही अध्ययन कर रहा है, व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बनता है, तो अलग से समाजशास्त्र विषय की आवश्यकता क्यों है आखिर? तो कुल मिलाकर के जो ऑगस्ट काम्टे थे, ऑगस्ट काम्टे समाजशास्त्र के बारे में बता गए कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र एक अलग विषय होना चाहिए, लेकिन अलग विषय के रूप में वो उसे स्थापित नहीं कर पाए, और अलग विषय के रूप में स्थापित करने का काम किसने किया है? वो दुर्खिम ने किया। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें और अच्छे से याद भी कर लें कि समाजशास्त्र विषय को बाकी सामाजिक विज्ञानों से सेपरेट और पृथक विषय के रूप में स्थापित करने का जो काम किया है, ये बहुत बड़ा काम था दुर्खिम का। ठीक, वो किसने किया? दुर्खिम ने। चलिए नेक्स्ट बात करें। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति के बारे में बताया। आप अध्ययन पद्धति बोल दें इसको, या फिर आप ये बोल दें कि भाई ये समाजशास्त्र की प्रकृति। अध्ययन पद्धति ही बोल सकते हैं, और साथ ही साथ क्या बोल सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति। ठीक है, अब समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति वो क्या बोल देते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, और इसी वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है प्रत्यक्षवाद। अब समाजशास्त्र की प्रकृति में हमेशा ये बात चर्चा में आती है कि क्या समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है। तो काम्टे और दुर्खिम दोनों ही क्या थे? दोनों ही इस बात को लेकर के कहना चाहिए कि सहमत थे कि समाजशास्त्र क्या है? ये एक वैज्ञानिक विषय है, ये समाज का विज्ञान है, और वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही क्या करता है? ये समाज का अध्ययन करता है। तो दुर्खिम ने जो अध्ययन पद्धति बताई है समाजशास्त्र की, यानी समाजशास्त्र किस तरीके से समाज का अध्ययन करेगा, तो उन्होंने क्या बताया? वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, और इसी को क्या नाम दिया जाता है? प्रत्यक्षवाद के नाम से जाना जाता है। अब बात यह आ जाती है कि ये जो अध्ययन पद्धति है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, ये आखिर वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति क्या है? अब एक्चुअली हम उस समय की थोड़ा चर्चा करें जब दुर्खिम थे जब, और उस समय हम यूरोप की चर्चा करें तो यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति आ चुकी थी। ठीक है ना, यूरोप में क्या हुआ था? वैज्ञानिक क्रांति आ चुकी थी। अब वैज्ञानिक क्रांति, थोड़ा सा और हम पीछे चलते हैं। वैज्ञानिक क्रांति के पहले सामंतवादी समाज यूरोप में था। ठीक है, सामंतवादी समाज, और सामंतवादी समाज के अंतर्गत जो चर्च, और चर्च में जो पादरी या पोप हुआ करते थे, उनका प्रभुत्व था, और ये लोग घटना के, समाज में कोई भी घटना है, ये घटना के कारणों की व्याख्या करते थे। ठीक है, कुछ भी समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के, उस घटना के सभी कारणों की व्याख्या, समाज या प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है उसकी व्याख्या करने का जो काम था चर्च का या पोप का था। तो समाज और प्रकृति को लेकर के इन्होंने कई सारे गलत नियम भी बना रखे थे। जैसे कि इन्होंने ये नियम बना दिया था, ये बताया था लोगों को कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में है, और बाकी के जो ग्रह हैं इंक्लूडिंग सन, सूर्य के समेत, वो उसके चारों ओर क्या करते हैं? उसकी परिक्रमा करते हैं। और चर्च की जो व्याख्या थी वो एक ऐसी व्याख्या थी कि जनता को ये बोला जाता था कि आपको उस पर भरोसा करना है। चर्च ही ये बोलता था कि आपके ये जो राजा हैं ये ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, और आप इन्हें ईश्वर का प्रतिनिधि मान करके अपना देवता मानिए, और ये जो अभी आदेश देंगे आपको, ये आदेश आपको आंख बंद करके बिना किसी तर्क वितर्क के क्या करना है? इसको स्वीकार कर लेना है। तो उस समय इस प्रकार का समाज था, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा? ये जो वैज्ञानिक क्रांति है, ये वैज्ञानिक क्रांति होने लगी। अब वैज्ञानिक जो क्रांति थी
उस वैज्ञानिक क्रांति में कई सारी चीजें हुई उस समय। ठीक है, क्या हुआ साहब, कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ वैज्ञानिक क्रांति में। जैसे कोपरनिकस आए, ठीक है, और कोपरनिकस ने अध्ययन किया, और कोपरनिकस ने अध्ययन करके ये बता दिया कि सूर्य केंद्र में है, और इसके अलावा पृथ्वी और बाकी के जितने ग्रह हैं वो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा कोई नहीं करता। कोपरनिकस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया कि आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहे। उस समय जो भी नए वैज्ञानिक आते थे उनके ऊपर धार्मिक व्यवस्था यानी चर्च के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता था कि आप जनता को गुमराह न करिए। ठीक, इसके अलावा चार्ल्स डार्विन आए, और चार्ल्स डार्विन ने अध्ययन किया और उद्विकास को लेकर के अपनी चर्चा करी, और ये बोला कि मनुष्य मनुष्य का जो पूर्वज है वो कौन है, वो बंदर है। इसी के उद्विकास से ही क्या है, मनुष्य का उद्विकास हुआ है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक, जबकि उसके पहले चर्च की जो व्याख्या थी वो ये थी कि मनुष्य को ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है, इसलिए कुछ लोगों को उसने अमीर बना दिया है और कुछ लोगों को उसने गरीब बना दिया है। तो जो गरीब है उसे गरीब ही रहना चाहिए, अमीर बनने का ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वो अमीर बनने का प्रयास करेगा तो ईश्वर उससे नाराज हो जाएगा। और भी कई सारे मतलब कहना चाहिए वैज्ञानिक आए, सबने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इनके साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि ये जो भी सिद्धांत, इनके द्वारा जो भी सिद्धांत बनाए जाते थे, इन सिद्धांतों का क्या किया जा सकता था, परीक्षण किया जा सकता था, और परीक्षण करके इनकी सत्यता को जांचा जा सकता था। तो ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने लोगों को बोला कि चर्च जो बोल रहा है उसका आप परीक्षण नहीं कर सकते, उसको तो आपको केवल और केवल आंख बंद करके विश्वास ही करना है, लेकिन हम जो आपसे बोल रहे हैं हमारी बातों का आप एक बार नहीं 100 बार परीक्षण करिए, आपको एक ही रिजल्ट निकलने वाला है। तो ये जो वैज्ञानिक लोग थे इन्होंने जिस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया उस अध्ययन पद्धति को क्या बोला जाने लगा, उस अध्ययन पद्धति को वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति बोला जाने लगा। और उसमें आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी, बॉटनी, यानी ये जितने भी प्राकृतिक विज्ञान थे, ठीक है, कौन से विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। तो जो प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति थी उस अध्ययन पद्धति को सर्वश्रेष्ठ अध्ययन पद्धति माना जाने लगा, क्योंकि उससे परीक्षण किया जा सकता था और जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है उसे उसकी सत्यता जांची जा सकती थी, कोई भी जांच सकता था। धीरे धीरे क्या होने लगा, चर्च का जो प्रभाव है वो कम होने लगा, और एक समय ऐसा आ गया कि जो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति सर्वश्रेष्ठ अध्ययन पद्धति के रूप में सामने आ गई। अब ये जो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति थी, ठीक है ना, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति इसी का ही नाम दिया जाने लगा, क्या, प्रत्यक्षवाद। ठीक, प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद में ये जो प्रत्यक्ष होता है इसका मतलब ये है कि विज्ञान केवल और केवल उसी विषय को जांचता है और मानता है जो हमारे प्रत्यक्ष हो, यानी हमारे सामने हो। इसलिए आपने देखा होगा, जो भी आप में से साइंस के विद्यार्थी हैं, आप समाजशास्त्र में भी पढ़ेंगे, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, शोध का जो टॉपिक है, और वैज्ञानिक जो अध्ययन पद्धति है, जो शोध का विषय होता है, रिसर्च होता है, उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, उसका प्रारंभ होता है अवलोकन से, यानी ऑब्जर्वेशन से। यानी जिस चीज का ऑब्जर्वेशन होगा उसका अध्ययन किया जा सकता है। क्योंकि समाजशास्त्र में भी क्या हुआ कि समाज की जितनी घटनाएं थी उनका अवलोकन किया जा सकता था, सो दैट जो काम्टे थे, काम्टे ने क्या किया, काम्टे ने ये बोला कि भाई ये जो अध्ययन पद्धति है किसकी, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति किन की,
प्राकृतिक विज्ञानों की, ये वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति किसकी है? प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति, ये सबसे अच्छी है। और हम क्या करेंगे? हम इसी अध्ययन पद्धति का उपयोग किस में करेंगे? समाज के अध्ययन में करेंगे। और इसी दर्शन को क्या बोला गया? प्रत्यक्षवाद। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि प्रत्यक्षवाद के जनक कौन है, तो नो डाउट प्रत्यक्षवाद के जो जनक हैं वो कौन है? कॉम्पटन। लेकिन कॉम्पटन ने बस ऐसा कहा, ठीक है ना, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया उसको लेकर के। किया किसने? वो किया दुर्खीम ने। इसलिए दुर्खीम ने अपनी जो अध्ययन पद्धति रखी वो कैसी रखी? वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति कहाँ से उठाई गई है? प्राकृतिक विज्ञानों से। जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी, बॉटनी में जो अध्ययन पद्धति का यूज होता है, सिमिलर कहाँ होगा? समाज में होगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि समाजशास्त्र की जो अध्ययन पद्धति रखी दुर्खीम ने वो कैसी रही? वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति रखी। और काम्टे की तरह दुर्खीम भी कैसे रहे? प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री के रूप से जानते हैं। तो यदि कभी ऐसा पूछने में आए कि कौन है प्रत्यक्षवादी, तो ध्यान रखिएगा काम्टे के साथ साथ कौन है? दुर्खीम भी प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री हैं। चलिए नेक्स्ट देखें यहाँ पर हम दुर्खीम का जो दृष्टिकोण था वो कैसा दृष्टिकोण था? प्रकारवादी दृष्टिकोण था। अब देखिए उस समय की यदि हम बात करें, यूरोप की चर्चा करें, तो उस समय मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी बहुत ज़्यादा चर्चा में था, क्योंकि दुर्खीम पहले कार्ल मार्क्स थे और कार्ल मार्क्स ने अपनी एक व्याख्या उस समय काफ़ी प्रसिद्ध व्याख्या थी, और वो प्रसिद्ध व्याख्या किसकी थी? द्वंद्व। यानी मार्क्स जो थे वो समाज को द्वंदात्मक नजरिए से देखते थे, संघर्ष के नजरिए से देखते थे। और मार्क्स का ये कहना था कि समाज में दो ही लोग हैं, एक शोषण करने वाला है और एक शोषित होने वाला है। यानी एक मालिक है, दूसरा क्या है? वंचित है। तो मार्क्स की द्वंदात्मक व्याख्या थी, संघर्षवादी व्याख्या थी। एक और विचारधारा चलन में थी, आदर्शवादी विचारधारा चलन में थी। दुर्खीम जो थे इन्होंने क्या किया? प्रकारवादी विचारधारा से अपना अध्ययन प्रारंभ किया। अब बात यह आती है कि जो प्रकारवादी विचारधारा है, हालांकि इसे आप डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिर भी कि यदि हम समाज की बात करें, ठीक है, तो समाज बहुत सारे अंगों से मिलकर के बना है। जैसे समाज में शिक्षा व्यवस्था है, समाज में राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, समाज में आर्थिक व्यवस्था है, परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, बहुत कुछ है, धर्म है, भारत देश में जाति व्यवस्था भी है। ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये सब मिलकर के क्या कर रही हैं? इस समाज को बनाए रखने के लिए अपना सकारात्मक योगदान दे रही हैं। तो ये जो दृष्टिकोण होता है, जब आप किसी भी संरचना, किसी भी घटना, किसी भी संस्था या किसी भी व्यवस्था का अध्ययन इस सोच के साथ करें कि वो उस व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सकारात्मक योगदान दे रहा है, तो वो जो दृष्टिकोण है वो कैसा क्या दृष्टिकोण कहलाता है? प्रकारवादी दृष्टिकोण। तो दुर्खीम का जो दृष्टिकोण था वो क्या है? प्रकारवादी दृष्टिकोण था। आपसे पूछ सकते हैं कि प्रकारवादी दृष्टिकोण का प्रारंभ किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा वो एमएल दुर्खीम। चलिए नेक्स्ट, दुर्खीम को सामाजिक निर्धारणवादी कहा जाता है। अब देखिए सामाजिक निर्धारणवादी दुर्खीम को इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप अभी आगे जाकर के हम बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे दुर्खीम के। तो दुर्खीम के कंसेप्ट में यदि हम व्यक्ति वर्सेस समाज की चर्चा करें कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है कि समाज ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो दुर्खीम ने हमेशा ही क्या किया है? समाज का पक्ष लिया है। और दुर्खीम बोलते हैं कि समाज ही हमेशा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति का तो क्या है, आएगा समाज में जन्म लेगा, 100 साल जी लेगा ना, उसके बाद जाएगा यहाँ से,
ना जाने कितने लोग हैं, लेकिन समाज समाज तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और व्यक्ति जो करता है वो समाज जो उससे कहता है या समाज ने उसे जो समाजीकरण की प्रक्रिया से सिखा दिया, व्यक्ति वही करेगा। भले ही वो सोचे कुछ भी, लेकिन करता वही है जो समाज उससे कहता है। इसलिए क्या है, दुर्कीम ने अपने जितने सिद्धांत दिए हैं उसमें वो सारे जितनी भी घटनाएं हैं, उनके जितने भी सिद्धांत हैं, उसके पीछे एकमात्र कारक वो क्या मानते हैं, वो समाज मानते हैं। जैसे दुर्कीम बोलते हैं कि धर्म का जो विकास हुआ है, धर्म के विकास के पीछे कारण क्या है, समाज। आत्महत्या का जो सिद्धांत दिया दुर्कीम ने, आत्महत्या के सिद्धांत में भी दुर्कीम बोलते हैं कि समाज ही क्या होता है, आत्महत्या के लिए जिम्मेदार होता है। श्रम विभाजन के लिए वो समाज को बताते हैं कि जो श्रम विभाजन है उसके लिए भी समाज, श्रम विभाजन सरल से जटिल हो जाता है तो समाज उत्तरदायी है उसके लिए। तो दुर्कीम के जितने विचार हैं उसमें क्या होगा, आपको समाज उत्तरदायी मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी समाज की बात आती है तो दुर्कीम ऐसे विचारक हैं जो हर घटना के पीछे कारण क्या बताते हैं, समाज समाज समाज। तो दुर्कीम को क्या बोला जाता है, सामाजिक निर्धारणवादी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, दुर्कीम का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान क्या है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु को परिभाषित करता हूँ। ठीक है, अब देखिए कि विषय वस्तु जो शब्द आता है, विषय वस्तु, जैसे जब जैसे हम कामटे की बात करें तो कामटे ने, जैसे मैंने भी आपको बताया कि कामटे ने बोला कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। तो उनका ये था कि भाई जो समाजशास्त्र रहेगा वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन करेगा। लेकिन कामटे ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को स्थापित नहीं किया, वो समाजशास्त्र को इसलिए अलग विषय के रूप में स्थापित नहीं कर पाए। देखिए, जो भी विषय होता है उसकी विषय वस्तु अलग होती है। ठीक है, जैसे अर्थशास्त्र, जैसे उस समय अर्थशास्त्र था, तो अर्थशास्त्र क्या होता है, केवल समाज की आर्थिक घटनाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, जैसे कि आर्थिक मंदी का अध्ययन करेगा वो अर्थशास्त्र। ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो अलग अध्ययन करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग अध्ययन करेगा। राजनीति विज्ञान क्या करेगा, समाज की राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करेगा, इसलिए सत्ता का अध्ययन करता है, राजनीतिक दल का अध्ययन करता है। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, वो क्या करता है, मनोविज्ञान केवल और केवल जो व्यक्ति का जो एक मानसिक पक्ष होता है, जो उसकी व्यक्तिगत समस्या होती हैं, उनका अध्ययन करता है। ऐसे ही फिजिक्स केवल भौतिक घटनाओं का अध्ययन करता है या भौतिक अवस्था का अध्ययन करता है। उसी पदार्थ की रासायनिक जो घटनाक्रम है उसका अध्ययन कौन करेगा, रसायन विज्ञान करेगा। ऐसे ही जूलॉजी और बॉटनी का है। तो सबकी विषय वस्तु कैसी होती है, अलग अलग। तो समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु थी, दुर्खीम के पहले कॉम्टे उसे अलग नहीं कर पाए, और दुर्खीम आए और दुर्खीम ने बोला कि समाजशास्त्र एक अलग विषय है, एक अलग विषय के रूप में स्थापित हो जाना चाहिए। तो लोगों ने पूछा क्यों, ऐसा क्या अलग करता है वो। तो दुर्खीम ने स्थापित किया कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो ये जो बाकी के सामाजिक विज्ञान हैं, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो साइकोलॉजी है, चाहे वो फिलॉसफी है, उन सबसे अलग ये भी समाज की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो इनसे अलग है, इसलिए समाजशास्त्र एक अलग विषय है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या है समाजशास्त्र की विषय वस्तु, तो दुर्कीम ने बताया कि सामाजिक शास्त्र की जो विषय वस्तु है वो ये है कि समाजशास्त्र किसका अध्ययन करेगा, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करेगा। पहली बार समाजशास्त्र की विषय वस्तु को दुर्कीम ने पृथक किया, किससे, बाकी के सामाजिक विज्ञानों के, मतलब समाजशास्त्र जो पहले अन्य सामाजिक विज्ञानों में घुला मिला माना जाता था, ये सोचा जाता था कि समाजशास्त्र को क्यों अलग किया जाए, तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु को दुर्कीम ने अलग कर दिया। समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या बता दी, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन। और इसी आधार पर दुर्कीम ने क्या किया, दुर्कीम ने समाजशास्त्र को पृथक विषय के रूप में स्थापित कर दिया। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि
दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या बताई है? तो दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या बताई है? सामाजिक तथ्य बताई है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे सारी चीज़ों को। दुर्खीम के जितने भी सिद्धांत हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ मैंने आपको एक बात समझा दी कि दुर्खीम को पहचानने का तरीका क्या होगा। देखिए, जब एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू में आपसे कुछ पूछा जाता है और उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। आपको दे दिया दुर्खीम, आपको दे दिया मर्टन, पार्सन्स, कार्ल मार्क्स। चारों ही अलग अलग नेचर के विचारक हैं, समाजशास्त्री हैं। आप उनको पहचानेंगे कैसे? तो दुर्खीम को पहचानने के जो तरीके मैंने आपको बताए, ठीक है, क्या बता दिए? समाज को महत्व देते हैं, प्रकार्यवादी विचारक हैं, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के समर्थक हैं, इसके अलावा प्रत्यक्षवादी अध्ययन पद्धति के समर्थक हैं। ठीक है, सामाजिक तथ्य अपना विषय वस्तु रखते हैं। इस आधार पर आप दुर्खीम को पहचानेंगे। इसके अलावा दुर्खीम के जितने भी सिद्धांत हैं हम उनको वन बाय वन करके आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा, वो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा कि जहाँ पर आज का ये जो लेक्चर खत्म हुआ है, सामाजिक तथ्य, चूंकि दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताई थी सामाजिक तथ्य, तो बात ये आती है कि आखिर सामाजिक तथ्य क्या है। इसको लेकर के दुर्खीम ने डिटेल में इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी मिलेंगे किसके साथ? सामाजिक तथ्य के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। ऑल द बेस्ट।